अच्छा, आज हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग स्ट्रेटजीज। लास्ट कल के लेक्चर में हमने रिक्वायरमेंट मॉडलिंग डिफरेंट मेथड पढ़े थे। क्लास बेस्ड था, बिहेवियरल बेस्ड था और उसके अलावा डिफरेंट मॉडल थे। अभी भी हमने क्या है, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है रिक्वायरमेंट मॉडलिंग स्ट्रेटजीज का, इसको देख लेते हैं। अच्छा, रिक्वायरमेंट मॉडलिंग स्ट्रेटजीज। अब यहाँ पे दो स्ट्रेटजीज बताई हुई है रिक्वायरमेंट को मॉडल करने के लिए। वो दो कौन सी स्ट्रेटजीज हैं वो हम लोग देख लेते हैं। एक उनमें से है स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस स्ट्रेटजी और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस स्ट्रेटजी। ठीक है, इनको हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। वन व्यू ऑफ द रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग कॉल्ड अ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस consider that the processes that perform that data as separate entity। अच्छा, अब स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स को हम मॉडल करते हैं उसके अंदर हम अपने डाटा को, ठीक है, जो डाटा हमारा यूज़ होना है वो, और जो प्रोसेसेस उन डाटा के ऊपर हमने प्रोसेसिंग करने के लिए यूज़ करने हैं वो, उनको एज अ सेपरेट एंटिटी जो है हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, मीन्स इनको कंबाइन नहीं करते हैं। डाटा और डाटा के ऊपर जो से प्रोसेसेस हमने यूज़ करने हैं डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, डाटा की प्रोसेसिंग के लिए, डिफरेंट टास्क परफॉर्म करने के लिए, उनको यहाँ पे डील करना है एज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर डाटा ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे? डाटा ऑब्जेक्ट्स आर मॉडल्ड इन अ वे दैट डिफाइन देयर एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, डाटा ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे किस चीज़ को कह रहे हैं कि आपके कंपनी का डाटा है या कोई आप रिक्वायरमेंट्स ले रहे हैं, मॉडलिंग कर रहे हैं, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके एट्रीब्यूट क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज, उनके नेम, एड्रेस वगैरह वगैरह, और उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में रिलेशन क्या है। ठीक है, ये हो गए ऑब्जेक्ट्स। प्रोसेस क्या हो गए? that manipulate data are modeled in a manner that show how they transform data as data object flow through the system। ठीक है, अब डाटा हो गया हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स, उनके एट्रीब्यूट, उनके रिलेशनशिप। प्रोसेसेस क्या हो गए? उन डाटा के ऊपर जो प्रोसेसेस हमने लगाने हैं, जो मेथड, जो प्रोसीजर हमने लगाने हैं, ठीक है, वो प्रोसेस जिनके थ्रू हमने डाटा को इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना है, हमने डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वो सारे हमारे प्रोसेसेस होंगे। ठीक है, तो अब डाटा और प्रोसेसेस को एज अ सेपरेट सेपरेट एंटिटी जो है ये एनालिसिस करेगा और इनको डील करेगा एज अ सेपरेट एंटिटी। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इसका। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस इनको एज अ सेपरेट एंटिटी लेता है। इसके लिए जो डायग्राम यूज होती है वो है डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो डीएफडी डाटा फ्लो डायग्राम के थ्रू जो है इस डाटा और इन प्रोसेसेस को जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है कि किस तरह से आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स है उनको किस तरह से फुलफिल करना है, किस तरह से डाटा जो है फ्लो कर रहा है। तो इस सारी के सारे सिनेरियो को जो है डीएफडी के थ्रू जो है वो मॉडल किया जाता है। डीएफडी डायग्राम है, डाटा फ्लो डायग्राम, जो कि इन डिटेल हमने पढ़ना है। इसी लेक्चर में है या नेक्स्ट लेक्चर में है। ठीक है, सेकेंड है हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर क्या किया जाता है? फोकसेस ऑन द definition of classes and the manner in which they collaborate with one another to effect customer requirement। यहाँ पे अब क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेड के अंदर फोकस किया जाता है क्लासेस के ऊपर। और क्लासेस के अंदर क्या है, हम लोग ऊप में पढ़ते आए हैं कि हम लोग क्लासेस बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे डेटा मेंबर्स होते हैं, हमारे मेथड होते हैं, हमारे फंक्शंस होते हैं, उनके एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो सारे के सारे इकट्ठे हमने किए होते हैं एक क्लास के अंदर। इसी तरह से होता है। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब है कि ये क्लासेस को डील करता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स, उनके रिलेशनशिप और उनके एट्रीब्यूट, सब चीज़ों को एज अ कंबाइन एंटिटी जो है हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो एक मेन डिफरेंस इसके अंदर ये है कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के अंदर हम इन सब चीज़ों को एज अ सेपरेट लेते हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम इन सबको कंबाइंड फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, और वो क्लासेस और उन क्लासेस का आपस में जो है वो कोलैबोरेशन किस तरह से होती है, क्लास किस तरह, एक क्लास दूसरे के साथ कोलैबोरेट किस तरह से कर रही है, दूसरी क्लास उसके साथ जो है कम्युनिकेट किस तरह से कर रही है, या फिर कौन सी क्लासेस दूसरी क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये सारा जो अंदर का रिलेशनशिप है इंटरनल, थोड़ा सा इन डेप्थ, ये देखा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर। द टेक्निक यूज्ड इज यूएमएल।
ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए जो टेक्निक यूज़ होती है वो है यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। यूएमएल भी हम लोगों ने इसी लेक्चर में ही देखना है। यूएमएल जो है ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज बन गई है, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, जितनी भी आपने कंप्यूटर साइंस की डायग्राम्स वगैरह पिक्टोरिकली शो करनी होती है, उनके लिए ये एक स्टैंडर्ड डिफाइन हो गई यूएमएल, यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। ठीक है, इसको भी हमने आगे देखना है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस का। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस ट्रीट्स प्रोसेसेस एंड डाटा एज अ सेपरेट कंपोनेंट। ठीक है, ये पहले भी बताया, इसको रिपीट कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होता है, जो आपके डाटा प्रोसेसेस को एज अ सेपरेट एंटिटी जो है वो लेता है। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस कौन सा होता है, जो कि डाटा, उनके प्रोसेसेस, उनको इस एक कंबाइंड फॉर्म में लेता है। ठीक है, क्लास की फॉर्म के अंदर, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट, उसके डाटा मेंबर, उसके मेथड वगैरह सारे कंबाइंड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम नहीं बात कर रहे हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस्ट है या फिर स्ट्रक्चर्ड बेस्ट है, हम लोग ये नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इनका हम बेशक कॉम्बिनेशन यूज़ कर लें, लेकिन अच्छे वाला जो है हमारा मॉडल तैयार हो। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं FDD, फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायाग्राम। ठीक है, FDD देख रहे हैं, फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायाग्राम, इसके नाम से ही शो है। फंक्शनल मीन्स आपके सिस्टम के फंक्शंस, डिकम्पोजिशन मीन्स उनको स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, टॉप डाउन पढ़ते हैं टेक्निक, उसके अंदर क्या है, एक बड़ी प्रॉब्लम है, उसको जो है स्मॉलर प्रॉब्लम के अंदर हम लोग डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और जब वो स्मॉल इनफ हो जाती है तो फिर उसको जो है वो सोल्यूशन फाइंड करके उसको कंबाइन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनको जो है हम फिर ब्रेक डाउन करते रहते हैं अपने सिस्टम को, और उस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर भी यही शो किया गया। डायग्राम देखें नीचे, यहाँ पे कोई सिस्टम है। ठीक है, एक कंप्लीट सिस्टम है, उसको क्या डिवाइड कर दिया गया सेपरेट मॉड्यूल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो है वो कंट्रोल फाइनेंस को कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, फिर फर्दर आगे इन्हीं मॉड्यूल को आगे फर्दर डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो मतलब एक बड़ी प्रॉब्लम को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते रहना और फिर उसको सॉल्व करना, ये हमारी डायग्राम FDD हमें बताती है किस तरह से हमने करना है। फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम इज डिफाइंड एज अ टॉप डाउन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेसेस और फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या आपकी टॉप डाउन रिप्रेजेंटेशन होती है, टॉप से आप स्टार्ट करते हैं और डाउनवर्ड आते हैं अपने सिस्टम को ब्रेक करते हुए। बिजनेस एनालिस्ट यूज फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम फॉर showing business function and break this function into lower level operation and processes। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, उन बिजनेसेस के फंक्शन को जो है मॉड्यूल्स के अंदर डिवाइड करते रहते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। FDD आपको पास क्या शो करता है, हेरारिकल रिलेशनशिप। ठीक है, ये एक हेरारिकी बनी हुई है। ठीक है, सबसे बड़ा सिस्टम, फिर उसको डिवाइड, फिर आगे फर्दर उसकी डिवीजन, इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। अच्छा, फंक्शनल डिकम्पोजिशन के स्टेप्स जो हैं, ये जो मैंने आपको बताया वही वाले हैं। फाइंड द बेसिक फंक्शन और बेसिक टास्क। ठीक है, आर डिवाइस और प्रोसेस मस्ट अकम्प्लिश। ठीक है, आपके जो भी सिस्टम के फंक्शन या प्रोसेस वगैरह जो परफॉर्म किए जाने हैं उनको आप फाइंड करते हैं। बेसिक फंक्शन जो है, लिस्ट द इसेंशियल सब फंक्शन और सब टास्क आर इंस्ट्रूमेंटल टू द सक्सेस ऑफ द बेसिक फंक्शन। ठीक है, फिर आप क्या है, उसमें से लिस्ट ऑफ सब फंक्शन या सब टास्क उसके होते हैं, उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मॉड्यूल को डिवाइड करके, फिर जो है लिस्ट द नेक्स्ट टायर ऑफ द सब फंक्शन, सर्व द अपर लेवल सब फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि हर एक के अंदर जो है नेक्स्ट टायर के अंदर आप डिवाइड करते रहते हैं फंक्शन, और हर जो लोअर लेवल की होती है टायर, वो जो है अपनी अपर टायर को, अपनी अपर लेयर को जो है वो सर्व करती है। ठीक है, क्योंकि आप उनको डिवाइड कर लेते हैं, फिर नीचे से जो है डाउनवर्ड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और अपवर्ड चले जाते हैं उनको दोबारा से कंबाइन करने के लिए। Inspect the diagram. If there are functions that have been omitted, add them to the diagram.
फिर ये है कि आप जब सारी डायग्राम बना लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं, फिर एक दफ़ा इंस्पेक्शन करते हैं, अपने डायग्राम को चेक कर लेते हैं कि क्या हम इनको डिवाइड करते हुए कोई ऐसा मॉड्यूल वगैरह स्किप तो नहीं कर गए, कोई ऐसा मॉड्यूल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ओमिट तो नहीं हमने कर दी है, ठीक है, डिवाइड करते हुए। तो डिवाइड भी ऐसे ही नहीं कर देना, प्रॉपर कर देना है डाटा की डिपेंडेंसी को देख के। जो डाटा एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा है उसको डिवाइड नहीं करना, ताकि अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे तो वो फिर क्या है, वेट ही करता रहेगा कि दूसरा मॉड्यूल इसके साथ कंबाइन हो और फिर वो अपने टास्क को जो है कंप्लीट करे, ठीक है। अब यहाँ पे है हमारे पास कि हम लोग क्यों यूज़ करते हैं और कब यूज़ करते हैं, ठीक है। फंक्शनल डिकम्पोजिशन डायग्राम वगैरह को मोस्टली जब एनालिसिस फेज होता है ना हमारे डेवलपमेंट का, उसमें यूज़ करते हैं, ताकि उसमें हमने क्या करना होता है, सिस्टम को एनालाइज करना होता है। तो सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए हम लोग सिस्टम को स्मॉलर पार्ट्स के अंदर ले जाते हैं, ताकि उसका बड़ा अच्छी तरह जो है वो एनालिसिस हो जाए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे ये है कि हम लोग यूज़ क्यों करते हैं डिकम्पोजिशन डायग्राम को, जब हमने लार्जर सिस्टम को डिवाइड करना हो, जब सिस्टम हमारा बहुत बड़ा हो और हमें अंडरस्टैंडेबल ना हो पूरा सिस्टम, फिर हम उनको जो है स्मॉलर पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं, उसको जो है वो अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर हमने देखा कि हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जब एनालिसिस कर रहे हैं तो उसके अंदर हमने कहा हम यूएमएल डायग्राम्स को देखेंगे, ठीक है। यूएमएल होता क्या, ये देखेंगे। तो यूएमएल है क्या, यूएमएल शॉर्ट फॉर्म है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज की, ठीक है। यूएमएल is a standardized modeling language consist of an integrated set of diagram, ठीक है। UML यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज ये एक स्टैंडर्ड है। OMG हमारे पास है ऑब्जेक्ट मैनेजमेंट ग्रुप, ठीक है। इस OMG ने UML को एज अ स्टैंडर्ड डिक्लेयर किया है मॉडलिंग लैंग्वेज, ठीक है। डायग्राम को मॉडल करने के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है यूएमएल, ठीक है, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म में आई है ओएमजी की तरफ से, ठीक है। कि जितनी भी डायग्राम्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप की बनानी है वो यूएमएल बेस होंगी, यूएमएल की नोटेशंस को यूज करके वो डायग्राम बनाई जाएंगी, ठीक है। ये कोई लैंग्वेज नहीं है, ये पिक्टोरिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये एक लैंग्वेज है। डिफरेंट सिंबल इसके अंदर यूज़ होते हैं, जो कि सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए यूज़ होती है। यहाँ पे हमारे पास है, अच्छा पहले यहाँ पे देख चलें, इसको पढ़ते जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ी सी यूएमएल की डिटेल है, उसको हम पढ़ लेते हैं कि यूएमएल होता क्या है। प्रोवाइड यूज़र, यूएमएल प्रोवाइड्स यूज़र विद अ रेडी टू यूज़ expressive visual modeling language so they can develop and exchange meaningful model, ठीक है। अब UML हमें क्या प्रोवाइड करती है, इजी टू रेडी टू यूज और एक्सप्रेसिव विजुअल मॉडलिंग, ठीक है। मतलब विजुअल हमें नोटेशंस दी जाती है, उनको हम यूज़ करते हैं, और रेडी टू यूज़ है मीन्स बने बनाए सिंबल है, हमने जस्ट उनको जो है वो ड्रैग करके उनको आपस में जोड़ कर डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल इसके अंदर नहीं होती। provide extensibility and specialization mechanism to extend the core concept, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स वगैरह को अगर सही तरह से बता नहीं सकते, किसी को डिलीवर नहीं कर सकते, तो हम जब उनको पिक्टोरिकली शो करते हैं डायग्राम्स की मदद से, तो क्या है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि यहाँ पे ये मॉड्यूल होगा, ये इसके साथ लिंक होगा, ठीक है। तो उनको हम बड़ी अच्छी तरह से स्पेशलाइजेशन मैकेनिज्म है मीन्स उसको जो है स्पेसिफाई कर सकते हैं बड़े अच्छी तरीके से। और एक्सटेंडेबिलिटी क्या है कि हम अपने ही व्यूज को, अपने ही कॉन्सेप्ट्स को जो है एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, इन डायग्राम्स को शो करते हुए। बी इंडिपेंडेंट ऑफ अ पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। अच्छा, अब यूएमएल जो है ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है, या किसी भी डेवलपमेंट प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि सी प्लस प्लस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाली डायग्राम यूज़ होगी, जावा यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये वाली लैंग्वेज यूज़ होगी, इस तरह से नहीं है। जोन सी मर्जी आप लैंग्वेज यूज़ करें, उनकी जो यूएमएल ने नोटेशंस स्पेसिफाई कर दी हैं वो सेम ही रहेंगी, ठीक है। आपने सिस्टम को डिस्क्राइब करना है उन डायग्राम्स की मदद से, लैंग्वेज जो सी मर्जी आप यूज़ कर रहे हैं उससे ये जो है डिपेंडेंट नहीं है। प्रोवाइड अ फॉर्मल बेसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग द मॉडर्न लैंग्वेज, ठीक है। ये क्या है आपकी
जो बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग है उसके लिए बड़ी बेस्ट है, ठीक है? आपको क्लियरली डिफाइन हो जाता है आप क्या करने जा रहे हैं। इनकरेज द ग्रोथ ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टूल्स मार्केट, ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप की जितनी भी आपने मॉडलिंग करनी है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टाइप की आप जितनी भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसके लिए आप यूएमएल को यूज़ करते हैं। जब यूएमएल यूज़ करते हैं तो इस तरह से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के जो मार्केट के अंदर टूल्स वगैरह उनकी ग्रोथ रेट भी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है? वो भी उनको भी जो है थोड़ी-सी एनहांसमेंट मिलती है। सपोर्ट हायर लेवल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट सच एज़ कोलैबोरेशन, फ्रेमवर्क, पैटर्न एंड कंपोनेंट्स वगैरह, ठीक है? अब जो यूएमएल है, ये थोड़े हायर लेवल जो डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करती है। जैसे क्लासेस का आपस में कोलैबोरेट करना, ठीक है? फ्रेमवर्क्स वगैरह कौन से यूज़ करने हैं, उनकी पैटर्न, कंपोनेंट्स के इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरफेसेस वो किस तरह से लिंक करते हैं। तो इस तरह की जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा सपोर्ट करता है, ठीक है? उसके अलावा जो है बड़ी अच्छी प्रैक्टिसेज़ आपकी जो है वो चलती है इसके थ्रू। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं। यूएमएल के अंदर अब डायग्राम्स कौन-सी आती है? आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़े होंगे या फिर पढ़ेंगे OOAD का। उसके अंदर आप लोगों ने यूएमएल की और यूएमएल के अलावा बाकी जितनी भी डायग्राम्स हैं, वो सारी पढ़नी है। यहाँ पे हम सिर्फ़ डायग्राम्स के नेम देखेंगे, ठीक है? इस सब्जेक्ट के अंदर और जो डायग्राम्स हैं OOAD की सारी वो आप उसी सब्जेक्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएमएल की कौन-कौन सी डायग्राम है जो कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के लिए यूज़ हो रही हैं, जो पीछे हमने पढ़ा और कौन-सी जो है उसमें से बिहेवियरल डायग्राम्स हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर्स मीन्स जो स्ट्रक्चर बेस है, कंपोनेंट बेस है और बिहेवियरल जो वो डायग्राम्स होंगी जो कि उन क्लासेस का, उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में कोलैबोरेशन बता रही हैं, ठीक है? तो वो किस तरह से बिहेव कर रही हैं एक-दूसरे के साथ इंटरैक्ट होते हुए। तो अब यहाँ पे स्ट्रक्चर यूएमएल डायग्राम है, क्लास डायग्राम, पैकेज डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट, कंपोजिट स्ट्रक्चर और डिप्लॉयमेंट, ये सारी डायग्राम आ जाती है आपके स्ट्रक्चर्ड यूएमएल के अंदर। और बिहेवियरल के अंदर आ जाते हैं जो सिस्टम के बिहेवियर को शो करती हैं। एक्टिविटी डायग्राम आ जाती है, सीक्वेंस डायग्राम, यूज़ केस डायग्राम, ठीक है? यूज़ केस आप लोगों को थोड़ी-सी बताई थी, तो किस तरह से आपका ट्रैवलर जो है वो सिस्टम के साथ इंटरैक्ट कर रहा है। तो वो क्या था? सिस्टम का बिहेवियर शो कर रहे थे वहाँ पे, ठीक है? तो स्टेट डायग्राम है, कम्युनिकेशन डायग्राम है, इंटरेक्शन, टाइमिंग, इसके अलावा भी और बहुत सारी डायग्राम्स हैं जो सारा का सारा आपने एक सब्जेक्ट पढ़ना है OOAD, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिज़ाइन, उसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे यूएमएल की बस थोड़ी-सी जो है नोटेशन स्पेसिफाई की गई हैं। इसके अलावा यूएमएल की हर एक जो डायग्राम है, हर एक जो एंगल है, उसके लिहाज से अलग-अलग जो है अ नोटेशंस जो स्पेसिफाई की जाती है, ठीक है? कि अगर आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, तो उसके लिहाज से जितने भी सिंबल होंगे वो उसी के टैब के अंदर होंगे और फिर अगर आपने एक्टिविटी डायग्राम बनानी है, तो उसके लिहाज से सिंबल होंगे। यहाँ पे कुछ मेजर सिंबल्स जो हैं उनको शो किया गया है। यहाँ पे सबसे पहले है क्लास, ठीक है? अगर आपने एक क्लास को शो करना है, तो उसके लिए इस तरह का आप बॉक्स यूज़ करेंगे, ठीक है? ऊपर आ जाएगा क्लास नेम, उसके बाद क्लास के एट्रीब्यूट्स जो आपने देने हैं, स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर वगैरह और यहाँ पे क्या आ जाएगा उसके फंक्शंस के मेथड, ठीक है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को शो करना है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का नेम और नीचे जो है ऑब्जेक्ट्स के जितने एट्रीब्यूट्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है? कोई आपने इंटरफेस शो करना है, आपके सिस्टम का इंटरफेस है जिससे जो है आप इंटरनली और एक्सटर्नली जो है लिंक कर रहे हैं, वो उसको आपने इस सर्कल के फॉर्म में शो कर देना है, ठीक है? कोई कोलैबोरेशन शो करनी है तो इस तरह से डॉटेड फॉर्म के अंदर आपने एक ओवल शेप ले लेनी है और उससे कोलैबोरेशन शो करनी है, ठीक है? यूज़ केसेस जो है इस तरह से शो किए गए थे, डायग्राम में भी था, थोड़ा-सा ओवल शेप का था, ठीक है? यूज़ केस का नेम दरमियान में आ गया था, जैसे बाइंग टिकट का था एक, ठीक है? लास्ट वाले के अंदर, तो उसके अंदर इस तरह के यूज़ केसेस हमने बनाए थे। अच्छा, नेक्स्ट है हम यहाँ पे एक्टर नेम, ठीक है? एक्टर नेम दिया हुआ है, ये जैसे एक एक्टर शो किया हुआ है, हमारे सिस्टम कोई यूज़र है, एक्टर है, ठीक है? कोई एंटिटी है उसको शो किया गया। यहाँ पे नेक्स्ट है कंपोनेंट। ये यहाँ पे जो कंपोनेंट है ये स्पेसिफिकली एक डायग्राम है, कंपोनेंट डायग्राम उसके लिए यूज़ होता है। उसके अंदर आप अपने सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स को शो करते हैं इस तरह से शो करते हैं और ये साइड पे इसके 2 बॉक्सेस होते हैं, ठीक है? दरमियान में यहाँ पे टॉप पे कंपोनेंट का नेम लिख देते हैं। उसके बाद नोड नेम, ठीक है? आप अपने सिस्टम के अंदर डायग्राम बना रहे हैं, कोई नोड्स वगैरह शो कर रहे हैं तो वहाँ पे नोड का नेम यहाँ पे लिख लें, जो भी लिखना है। इसी तरह से बहुत सारी डायग्राम्स हैं और हर एक डायग्राम के जो है वो
डिफरेंट सिंबल्स हैं। अच्छा, वो हमारे पास छोटा सा टॉपिक था, वो हमने कवर किया। नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। ठीक है, पीछे हम लोग बात कर रहे थे सारी रिक्वायरमेंट्स की, कि रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से गैदर करना है, उसके फेजेस देखे, रिक्वायरमेंट की मॉडलिंग देखी। अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट्स के बाद उसकी डिज़ाइनिंग आ जाती है। ठीक है, टोटली इसके अंदर हमने डिज़ाइनिंग कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले है डिज़ाइन कॉन्सेप्ट। डिज़ाइन होता क्या है? ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसके लिए कुछ क्वेश्चन है सबसे पहले, और उनके आंसर भी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले डिज़ाइन होता क्या है? डिज़ाइन, व्हाट इज इट, हु डज इट। ठीक है, डिज़ाइनिंग करता कौन है, वाई इज इट इम्पोर्टेंट। ठीक है, डिज़ाइनिंग करनी इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या हम डिज़ाइनिंग फेज को कट करके आगे जा सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, व्हाट इज डिज़ाइन इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिंपल डिज़ाइन पूछा कि है क्या। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिज़ाइनिंग को हम किस टर्म के अंदर लेते हैं। तो इन सब के क्वेश्चन के आंसर आगे गिवन है, इसको भी साथ में पढ़ लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले डिज़ाइन क्या है? डिज़ाइन का जो वर्ड है वो क्या शो करता है? अ प्लान और ड्राइंग। ठीक है, हम क्या करते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर, क्या है, कोई चीज़ प्लान कर लेते हैं, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब था व्हाट इज़ इट, कि डिज़ाइनिंग है क्या, उसकी एक डेफिनेशन सी बताई हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिच कपूर जो था, ठीक है, एक उसने एक जर्नल अपना लिखा, DOBBS जर्नल। उसके अंदर उसने डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन दी। ठीक है, डेफिनेशन एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ। इट्स डिज़ाइन, इट्स वेयर यू स्टैंड विद द फुट in two words, the word of technology and the word of people and a human purposes, and you try to bring the two together। ठीक है, इसका क्या मतलब है? उसने डेफिनेशन दी कि एक दुनिया है, उस दुनिया के अंदर आप अपने 2 फीट्स के साथ खड़े हुए हैं। एक आपका फीट जो है, एक आपका फुट जो है, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में है, और दूसरा आपका फुट जो है ह्यूमंस की, जहाँ पे एक्सपेक्टेशन है, उन लोगों के जो पर्पसेस हैं उसके अंदर है। ठीक है, और अब आपने क्या है, उन दोनों फील्ड्स को कंबाइन करना है। मीन्स लोगों की एक्सपेक्टेशन और जो टेक्नोलॉजी की वर्ड है उसको कंबाइन करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं। ठीक है, तो मीन्स वो ये आपको समझा रहा है कि आपने लोगों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने के लिए जो सिस्टम डेवलप करना है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजीज वगैरह यूज़ करनी है वो सारी, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है उससे पहले क्या है, आपको उसके लिए डिज़ाइनिंग करनी होगी। ठीक है, तो डिज़ाइनिंग वो जगह है जहाँ पे एक्चुअल में आप लोग डिज़ाइन करते हैं, प्लान करते हैं, ड्रा करते हैं, स्केच करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि आपने बनाना क्या है। ठीक है, जब आप डिज़ाइनिंग कर लेते हैं, वो आपके लिए एज अ रोड मैप यूज़ होता है। फिर उस डिज़ाइनिंग की बेस के ऊपर आप टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ करते हैं और फर्दर आगे इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर डिज़ाइन नहीं करेंगे तो वो सारी कॉन्सेप्ट जो क्लियरेंस आप करते हैं, जो स्केचिंग करते हैं, उसको छोड़ के आप आगे चले जाएंगे, तो उससे क्या एट द एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अच्छा, अब डिज़ाइनिंग करता कौन है, वो उन्होंने बताया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, वाई इज इट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों डिज़ाइनिंग करनी। डिज़ाइन अलाउ यू टू मॉडल द सिस्टम और प्रोडक्ट दैट इज टू बी बिल्ड। ठीक है, डिज़ाइनिंग से आप क्या है, उन चीज़ों को पहले मॉडल कर लेते हैं बनाते हुए। ठीक है, फिर यहाँ पे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की लास्ट पे डेफिनेशन है, सॉरी, डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। 2 डेफिनेशन है, इनमें से जो मर्जी आप कर लें, एक दफ़ा इनको देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन टू वन और मोर सेट्स ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिज़ाइनिंग क्या है, आपके पास जो भी आपके पास प्रॉब्लम है, जो आपने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाना है, उसको उसके लिए ये क्या है, आपको प्रोसेस बताती है। ठीक है, उसको डिज़ाइनिंग बताती है, उसकी स्केचिंग बताती है कि आप उसको किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इनकम्पासेस द सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड प्रैक्टिसेस दैट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी सिस्टम और प्रोडक्ट। ठीक है, दूसरा क्या है कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है, इसके अंदर सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, रूल्स हैं। ठीक है, जिनको फॉलो करके, जिनको लीड करके आप जो है हाई क्वालिटी सिस्टम जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, दोनों में से जो मर्जी कर ले, डिज़ाइन की डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ पे अब आ जाता है हमारे पास एक ट्रांसलेशन है,
हम लोग पीछे पढ़ते आए हैं अपने एनालिसिस मॉडल को, ठीक है? हमने रिक्वायरमेंट्स ली, उससे हमने एनालिसिस किया, ठीक है? और अब हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? डिज़ाइन मॉडल। तो अब यहाँ पे हमने ट्रांसलेट करना है कि पीछे जो हम सारी एनालिसिस पढ़ते आए हैं, उन एनालिसिस को अब डिज़ाइनिंग मॉडल के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है? डिज़ाइनिंग के अंदर उनको क्या है? ट्रांसलेट करना है, ठीक है? इसको हम देख लेते हैं किस तरह से हम करते हैं। एनालिसिस मॉडल के जो हैं वो हमने पीछे एक देखा था मॉडल, जिसके अंदर हमने 4 कंपोनेंट्स देखे थे। सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट वाले उसके अंदर एक कंपोनेंट्स देखे थे, फ्लो ओरिएंटेड देखे थे, बिहेवियरल देखे थे और क्लास बेस्ड देखे थे, ठीक है? लास्ट मेरे ख्याल कल की लेक्चर में हम लोग ये देखे थे, जहाँ पे हम रिक्वायरमेंट्स को मॉडल कर रहे थे और रिक्वायरमेंट्स को मॉडल करने के लिए 4-5 डिफरेंट टाइप्स थी जो देखी थी, ठीक है? सिनेरियो बेस्ड थी, फ्लो ओरिएंटेड था, बिहेवियरल बेस्ड थी, क्लास बेस्ड थे, ठीक है? ये हम लोगों ने देखे थे। अब वो जो हर तरह का हमने एक फ्लो देखा था, ठीक है? उस हर एक फ्लो को डिज़ाइन करने के लिए क्या है, कुछ डायग्राम्स थी, ठीक है? उनके नेम इसके अंदर लिखे हुए हैं, जैसे सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट है, तो उनके लिए यूज़ केस डायग्राम यूज़ हो जाएँगी, एक्टिविटी डायग्राम और स्विम लेन वगैरह यूज़ हो जाएँगी, ठीक है? अगर आपने फ्लो ओरिएंटेड एलिमेंट्स हम लोग देख रहे हैं, तो उसके अंदर डाटा फ्लो डायग्राम यूज़ हो जाएगी, कंट्रोल फ्लो प्रोसेस जो है ये सारी डायग्राम यूज़ हो जाएगी, ठीक है? बिहेवियर शो करना है तो वहाँ पे स्टेट डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम है। क्लास बेस है, क्लासेस शो करनी है तो उसके लिए क्लास डायग्राम, एनालिसिस पैकेज, सीआरसी और कोलैबोरेशन डायग्राम, ठीक है? तो ये बताया हुआ है कि जिस तरह के आपने आप लोग शो करना चाह रहे हैं, उससे रेलेवेंट कौन-सी डायग्राम्स है, ठीक है? अब ये हमारे पास क्या था? एनालिसिस मॉडल था जो हमने कल देखा अपनी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करते हुए, ठीक है? 4 अब इस एनालिसिस मॉडल को हमने कन्वर्ट करना है यहाँ पे डिज़ाइन मॉडल के अंदर, ठीक है? कि जब हम डिज़ाइनिंग करते हैं अपने सिस्टम को, तो डिज़ाइनिंग के कौन-कौन से फ़ेज़ के अंदर कौन-कौन से कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, ये हमने देखने हैं। तो डिज़ाइन मॉडल के अंदर अगर हम डाटा या क्लास डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये वाली चीज़ें भी हमने पीछे पढ़ी हुई है एनालिसिस मॉडल की, और ये जो डिज़ाइन मॉडल के अंदर चीज़ें हैं, डाटा क्लास डिज़ाइन, आर्किटेक्चर डिज़ाइन, इंटरफ़ेस डिज़ाइन, ठीक है? इनको भी अभी हमने पढ़ना है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हमने एनालिसिस मॉडल से डिज़ाइनिंग मॉडल की तरफ आना है, ट्रांसलेशन करनी है और डाटा और क्लास हमने डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए हमें कौन से कंपोनेंट्स चाहिए होंगे? अगर हमने डाटा और क्लास डिज़ाइन करनी है, तो उसके लिए हमें कौन-सा ये एरो कहाँ से आ रहा है? क्लास बेस्ड जितने एलिमेंट्स हैं, उन सारों की ट्रांसलेशन हम कर देंगे हाँ, तो हमारे पास डिज़ाइन मॉडल आ जाएगा, डाटा क्लास डिज़ाइन, ठीक है? फिर अगर हमने आर्किटेक्चरल डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए देखें एक तो क्लास बेस्ड एलिमेंट भी हमें चाहिए होंगे, जिनसे आर्किटेक्चर बनेगा और साथ में क्या है उनका फ्लो आ जाएगा, ठीक है? तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंदर क्लास बेस्ड एलिमेंट और उन क्लास बेस्ड एलिमेंट के दरमियान जो फ्लो है, वो दोनों आएँगे, तो सिस्टम का आर्किटेक्चर शो होगा, ठीक है? फिर इंटरफ़ेस डिज़ाइनिंग है, इंटरफ़ेस डिज़ाइनिंग के अंदर हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए? एक तो बिहेवियरल एलिमेंट चाहिए, जो हमारे सिस्टम के बिहेवियर को शो कर रहे हैं। दूसरा सिस्टम का फ्लो आ जाएगा और तीसरा यहाँ पे सिनेरियो बेस्ड एलिमेंट आ जाएँगे, ठीक है? जितने सिनेरियोज़ आपने डिक्लेयर किए हैं वो सारे, उनका फ्लो और उनका बिहेवियर, ये सारी चीज़ें जो है इंटरफ़ेस डिज़ाइन के अंदर आ जाएँगी, ठीक है? नेक्स्ट है कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन। फिर अगर आपने सिस्टम के कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन स्मॉलर लेवल पे जाना है, तो उसके लिए कौन-कौन से एलिमेंट आ जाएँगे? आपके क्लास बेस्ड एलिमेंट आ जाएँगे, क्लास का फ्लो आ जाएगा और क्लास का बिहेवियर आ जाएगा, ठीक है? तो इनसे आपका कंपोनेंट लेवल डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से हम लोग अपने एनालिसिस मॉडल को जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं डिज़ाइन मॉडल के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास डिज़ाइन प्रोसेस। अच्छा, अब डिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, इसके डिफरेंट एलिमेंट हमने आगे पढ़ने हैं। Software design is an iterative process through which requirements are translated into a blueprint for constructing a software for constructing the software, ठीक है? तो अब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन क्या है? एक आइटरेटिव प्रोसेस है, मीन्स कि आप डिज़ाइनिंग करते रहते हैं इन लूप इन आइटरेटिव मैनर, ठीक है? कि कुछ डिज़ाइन बना लिया, कुछ रिक्वायरमेंट्स वगैरह आपने गैदर कर ली, उसकी डिज़ाइनिंग कर ली, फिर अगर कुछ रह गया तो ये क्या आइटरेटिव प्रोसेस, आप उसको इन नेक्स्ट लूप नेक्स्ट फेज़ जो है वो उसके अंदर एडिशन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनता है, हमारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उसको ट्रांसलेट कर देता है एक ब्लूप्रिंट के अंदर।
ठीक है। ब्लूप्रिंट मीन्स आपके सिस्टम की एक बिग पिक्चर आपको बना के दिखा दी जाती है, आपके सिस्टम का एक स्केच बना लिया जाता है, ठीक है, जो आपको आगे डेवलपमेंट के अंदर जो है वो हेल्प करता है कि आपने किस तरह से जो है कौन कौन से मॉड्यूल सेट करने हैं, किस तरह से उनकी कोलैबोरेशन वगैरह करवानी है। ड्यूरिंग द डिज़ाइन प्रोसेस द सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट मॉडल इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डिज़ाइन मॉडल, ठीक है, जैसे हमने अभी देखा कि हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं डिज़ाइनिंग के अंदर। that describe the detail of the data structure, सिस्टम आर्किटेक्चर, इंटरफेस कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं अपनी डिजाइनिंग मॉडल के अंदर, जो क्या डिस्क्राइब करता है, जो हमने पीछे भी सारा देखा, जो डाटा स्ट्रक्चर, डाटा के आर्किटेक्चर, डाटा के इंटरफेसेस, डाटा के कंपोनेंट्स, उन सारी चीज़ों को क्लियरली डिफाइन कर देता है, ठीक है, फिर हमें आगे उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। अब यहाँ पे हमने देखने हैं कुछ क्वालिटी एट्रीब्यूट है ऑफ अ गुड डिज़ाइन, ठीक है, कि एक अच्छा डिज़ाइन जो है उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे अब इसको देख लेते हैं, हमारे पास है, सबसे पहले है फर्मनेस, ठीक है, सबसे पहले है फर्मनेस। फर्मनेस क्या होता है, अ प्रोग्राम शुड नॉट हैव एनी बग दैट इनहिबिट इट्स फंक्शन। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, एक अच्छे डिज़ाइन के एट्रीब्यूट्स पढ़े, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स पढ़े। एक अच्छा डिज़ाइन क्या होगा जिसके अंदर ये सारे एट्रीब्यूट्स पाए जाएंगे। पहला है फर्मनेस। फर्मनेस के अंदर हम कहते हैं कि हमारे प्रोग्राम या हमारे फंक्शंस या हमारे डिज़ाइन के अंदर कोई भी बग ना हो, कोई भी एरर ना हो, ठीक है, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो, ठीक है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना हो, ऐसा एरर, ऐसा बग ना हो जो कि हमारे फंक्शन जो है उसकी फंक्शनैलिटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करे, ठीक है, तो फर्मनेस होनी चाहिए। सेकंड है कमोडिटी। अ प्रोग्राम शुड बी सूटेबल फॉर द पर्पस फॉर विच इट वाज इंटेंडेड। अब कमोडिटी क्या है कि प्रोग्राम आपका क्या है, सूटेबल हो, डिज़ाइन आपका सूटेबल हो जिस पर्पस के लिए आप बना रहे हैं, ठीक है, ये ना हो कि जिस सिस्टम के लिए आप डिज़ाइन बना रहे हैं सिस्टम और नेचर को, डिज़ाइनिंग और नेचर की हो, ठीक है, तो जिस तरह का आपका सिस्टम है, जिस तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने डिज़ाइनिंग की हो, ठीक है, ताकि उसके पर्पस को डिक्लेयर किया जा रहा है, समझ आ रही है कि ये किसके लिए बना है और क्या काम कर रहा है। डिलाइट। डिलाइट क्या होता है, द एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग द प्रोग्राम शुड बी प्लेयरेबल वन। हम कहते हैं कि हमारा ये सिस्टम बड़ा डिलाइटफुल है। इसका क्या मतलब है कि जब हमने इस सिस्टम को यूज़ किया, हमें बड़ा मज़ा आया, हमने बड़ा इंजॉय किया, ठीक है, हमारे लिए जो है बड़ा अच्छा रहा, इजी टू यूज़ रहा, तो ये हम कहते हैं कि बड़ा डिलाइटफुल था। नेक्स्ट है फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी इज असेस्ड बाय evaluating the feature set and capability of a program। अब इसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, जितने भी फीचर्स वगैरह हैं उसकी कैपेबिलिटी वगैरह वो सारी देख रहे हैं। फंक्शन डैट आर डिलीवर्ड एंड द सिक्योरिटी ऑफ ओवरऑल सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर क्या है, हम अपने सिस्टम की ओवरऑल सारी की सारी फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, जितने भी फीचर्स, जितने भी फंक्शन परफॉर्म होने हैं, जो भी प्रोसेसिंग होनी है वो सारी की सारी हम देख रहे हैं, ठीक है, और मतलब हमारे सिस्टम की इसके अंदर जो सिक्योरिटी है, जो फंक्शंस है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जितने भी हमारे सिस्टम के फंक्शंस होने हैं वो सारी आ जाएगी। यूजबिलिटी। Usability is assessed by considering human factors, overall aesthetic, consistency and documentation, ठीक है। यूजबिलिटी के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे सिस्टम के सारी वो कंपोनेंट्स आ जाएंगे। फर्स्ट वन ह्यूमन फैक्टर्स, ठीक है, मतलब ह्यूमन जिन्होंने हमारे सिस्टम को यूज करना है वो सारे आ जाएंगे। उसके अलावा उसके एस्थेटिक आ जाएंगे। एस्थेटिक हम कहते हैं किसी चीज़ की लुक एंड फील को, किसी चीज़ की अपीयरेंस को, उसकी जो है वो सामने जो भी हमें लेआउट वगैरह नज़र आ रही है वो सारी आ जाएगी, ठीक है। कंसिस्टेंसी आ जाएगी हमारे सिस्टम की कि हमारा सिस्टम कितना कंसिस्टेंट है, ठीक है, कितना अच्छा जो है परफॉर्म कर रहा है। ये ना हो कि एक दफ़ा हमारे सिस्टम ने कोई और परफॉर्मेंस दी है, नेक्स्ट टाइम वो कुछ और परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो सिस्टम कंसिस्टेंट होना चाहिए। उसकी जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है